नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका गोल गुरु अकेडमी पे। और अपन पढ़ रहे थे वायुमंडल में जल। अब तक हमने पढ़ा कि बादल जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार बादलों का निर्माण होता है, जिसमें रुद्धोष्म प्रक्रिया के बारे में आपको बताया गया था। और वायुमंडल में जो संघनन होता है और संघनन के कौन कौन से रूप है, उन सभी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। वीडियो जो है वो छोटे इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप अधिक समय तक, जब अपन कोई भी चीज़ देखते हैं तो बोर होने लगते हैं, तो छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको समझाया जा रहा है। और उम्मीद है कि आप साथ के साथ जो है नोट्स भी अपने हिसाब से बना रहे होंगे। आप पहले अगर खुद से भी नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया है। और फिर आप ट्राई करें कि उन नोट्स को अपन कंसाइज कर सकें, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, एग्ज़ाम टाइम में जब अपने को रिवीजन करना होता है तो यह संभव नहीं है कि अपन एक दिन में 800-700 पेज पढ़ सकें। इसलिए जो भी अपने पास नोट्स बनते हैं फाइनल, उनको आप ऐसे प्रयास करें कि उनको लगभग 50 से 60 पेजों में समेटा जा सके। और जैसे ही वह नोट छोटे हो जाएंगे तो हम डेली जो है उनका रिवीजन कर सकते हैं और अपन दूसरों से आगे निकल सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से अपन जो है टेबल बनाकर नोट्स को जो है वह कंसाइज कर सकते हैं, छोटे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे का टॉपिक जो है वह है वर्षण या प्रेसिपिटेशन। तो जब संघनन की प्रक्रिया के कारण जलकण इतने भारी हो जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें रोक नहीं पाता। संघनन की क्या हुआ कि ऊपर वायुमंडल में जा रहे थे, फिर हाइग्रोस्कोपिक नाभिक के चारों ओर संघनन की प्रक्रिया हो रही थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अणु जुड़ते जाते हैं वह भारी होते जाते हैं और एक समय बाद में पुनः नीचे गिरने लगते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया कहलाती है वर्षण या प्रेसिपिटेशन। वर्षण के प्रकार: जब जल की बूंदे नीचे गिर रही है तब वो क्या होगी? तब वो होती है वर्षा। और जब हिमपात यानी कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरने लगे वर्षा के रूप में, तो उसे अपन बोलते हैं हिमपात या स्नोफॉल। और सहिम वृष्टि या इसे बोला जाता है स्लीट। स्लीट क्या है कि छोटे छोटे जो है टुकड़े हैं हिमपात में, थोड़े से हिमपात की तुलना में थोड़े छोटे टुकड़े जो होते हैं, और उसके साथ में बूंदे भी गिरे पानी की, यानी कि पानी भी बरस रहा है और साथ साथ में हिम भी साथ साथ में गिर रही है नीचे। तो इस स्थिति को अपन बोलते हैं सहिम वृष्टि, या इसे बोला जाता है स्लीट। ओलावृष्टि: जब बड़े बड़े जो हैं बर्फ के टुकड़े नीचे गिरने लगे तो उसे ही हम कहते हैं ओलावृष्टि। और ओलावृष्टि जो है कई बार अपने को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, खासतौर से किसानों को। तो ये हो गई जब बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, तो सिर्फ ये होगी स्नो अपनी। स्लीट हो गई, बर्फ भी है साथ में और साथ में क्या है? पानी की बूंदे भी है, तो इसे अपन बोलते हैं स्लीट या सहिम वर्षा। उसके बाद में रेन जो होगी वो रेन होगी कि सीधी ही पानी की बूंदे गिरे तो वह हो जाती है रेन। और सिर्फ ओले गिरे बड़े बड़े तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपन ओलावृष्टि बोलते हैं। एक अपर देखें तो ओलावृष्टि में जो भी बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरते हैं तो वह संकेंद्रीय होते हैं, यानी कि यह पहला केंद्र है, इसके चारों ओर बर्फ जमी, फिर इसी केंद्र के चारों ओर और ऐसे ऐसे करके संकेंद्र के रूप में बर्फ जमती जाती है तथा ओलावृष्टि होती है। अब देखते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है संवहनीय वर्षा। संवहन की क्रिया अपन ने देखा था कि विषुवत रेखा के आसपास होती है। भारी वायु जो है हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और एक समय बाद में दो, वैसे अपन देखते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास जो है दिन में यह वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, संवहन की क्रिया होती है। तथा 2 बजे के बाद में जो है पुनः संघनन की क्रिया के बाद में 2 बजे बाद में जो है पुनः भारी बारिश होने लगती है। कहाँ पे? विषुवत रेखा के आसपास लगभग शाम तक टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में वर्षा होती है। और यही क्रिया जो है वह कहलाती है संवहनीय वर्षा। तो विषुवत रेखा के आसपास जो वर्षा होगी, मेनली 2 बजे के बाद जो वर्षा होती है वह होती है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा संवहनीय क्रिया के कारण होती है। दूसरा है पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा क्या है कि पर्वत के एक हिस्से से जो है बादल, उस हिस्से से पर्वत के एक हिस्से से बादल जो हैं ऊपर उठते हैं और ये बादल ऊपर उठने के बाद में पर्वत से टकराते हैं तथा इस हिस्से में भारी वर्षा करते हैं। और इसके ठीक विपरीत, जो विपरीत ढाल जो होता है पहाड़ का, उस हिस्से में वर्षा नहीं होती। और जिस हिस्से में वर्षा नहीं होती उसे अपन बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है वह होती है पर्वतीय वर्षा। यानी कि जो बादल जो है, पहाड़ का जो हिस्सा जो है बादल के सम्मुख होगा उस हिस्से में बारिश अधिक होगी, तथा उसके विपरीत वाला जो हिस्सा होता है वहां बारिश नहीं होती है। और इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इस क्षेत्र को बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। इस क्षेत्र को बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। अब देखते हैं चक्रवातीय वर्षा। तो चक्रवातीय वर्षा अपन ने फ्रंट के बारे में, वाताग्र के बारे में पहले चर्चा की थी। वाताग्र की मदद से ही चक्रवातीय वर्षा होती है। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वायु आपस में टकराती है और उससे ही जो वर्षा होती है वह होती है चक्रवातीय वर्षा।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और शीतोष्णकटिबंधीय में यह होती है। अब देखते हैं संसार में वर्षा का वितरण। संसार में वर्षा का वितरण जो है बहुत से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। अक्षांश भी इसे प्रभावित करते हैं। एवरेज अगर अपन देखें तो एवरेज रेनफॉल जो है, एवरेज वर्षा जो होती है विश्व में, वो लगभग होती है 97 सेंटीमीटर। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कई क्षेत्रों में 97 से भी अधिक है और कुछ क्षेत्रों में 97 से बहुत कम है। एवरेज अगर अपन देखें पूरे विश्व में तो लगभग 97 सेंटीमीटर जो है वह बारिश होती है। अब अपन देखते हैं कि विषुवत रेखा के आसपास तो सर्वाधिक वर्षा हो रही है अपने विषुवत रेखा के आसपास, संवहनीय वर्षा होती है इस क्षेत्र में। 0 से 10 डिग्री के आसपास सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उसके बाद में अपन देखते हैं तो उष्ण कटिबंध के आसपास, तो उष्ण कटिबंध के आसपास 10 से 30 डिग्री के आसपास इस समय क्या होता है कि जो महाद्वीप हैं उनके पूर्वी तटों पर तो वर्षा हो रही है, लेकिन इनके पश्चिमी तटों पर जो है वह वर्षा नहीं होती। इसीलिए पश्चिमी तटों पर इन अक्षांशों के आसपास अपन देखते हैं कि जो है अपने को मरुस्थल देखने को मिलता है। उसके साथ ही महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर जो है ठंडी महासागरीय धाराएं होती है, वह भी क्या करती है, सिचुएशन को और भी खराब कर देती है तथा मरुस्थल की परिस्थितियां बन जाती है। तो पहला अपन ने देखा सबसे अधिक हो रही है विषुवत रेखा के आसपास। फिर उष्णकटिबंध में अपन ने देखा कि महाद्वीपों के पूर्वी भाग में तो वर्षा हो रही है, लेकिन पश्चिमी भाग सूखे रह जाते हैं। फिर देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो इस समय पछुआ पवनें जो है वह एक्टिव होती है और महाद्वीपों के इन अक्षांशों के आसपास महाद्वीपों के पूर्वी भागों में कम वर्षा होती है और पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती है। महाद्वीप के आंतरिक भागों में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे पश्चिम से बारिश शुरू होती है, जैसे जैसे पूर्व की ओर आते हैं बारिश जो है कम होती जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में देखें तो बारिश कम होने लगती है और लगभग कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर के आसपास ही या इससे भी कम वर्षा होती है। अब अक्षांशीय वितरण देखें तो जैसे जैसे अक्षांश से अपन ऊपर जाते जाते हैं तो क्या होता है कि बारिश विषुवत के पास अधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाते हैं तो घटती जाती है। महासागरों की निकटता, तटीय क्षेत्रों में बारिश अधिक होगी। जैसे जैसे अपन अंदर की ओर जाएंगे तो बारिश घटती जाती है। पवन प्रणालियां, तो पवनें जो होती है जैसे पछुआ पवन है, व्यापारिक पवनें हैं, यह भी वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। फल रूप देखें तो अपन ने अभी देखा था कि जो पहाड़ का जो हिस्सा बादलों की तरफ होगा उस हिस्से में बारिश अधिक होगी, तो उसके ठीक विपरीत जो हिस्सा होता है वह वृष्टि छाया का क्षेत्र होता है, वहां बारिश कम होती है। अगर अपन महाबलेश्वर और पुणे की बात करें तो दोनों पास पास ही स्थित है, लेकिन महाबलेश्वर जो है यह जो है पुणे जो है वह वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए पुणे में कम बारिश होती है और महाबलेश्वर में अधिक बारिश होती है। अब देखें कि विशेष वर्षा के क्षेत्र, बहुत अधिक वर्षा जो होती है, जब वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो वह क्षेत्र कहलाता है बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। कौन सा है, विषुवत रेखा के आसपास मानसून के जो क्षेत्र हैं, मानसूनी तटीय क्षेत्र जो है, भारतीय क्षेत्र भी इसमें आते हैं। और शीतोष्ण प्रदेशों के पश्चिमी तट जो हैं उनके पर्वतीय भाग जो है वहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। यह बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। फिर अपन देखते हैं मध्यम वर्षा, 100 से 200 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो रही है तो वह मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। कौन से होते हैं, यह महाद्वीप के आंतरिक क्षेत्र और कुछ तटीय भाग। जब वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है 50 सेंटीमीटर तक, तब वह कहलाते हैं कम वर्षा वाले क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मध्य भाग और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का आंतरिक भाग इसमें शामिल होते हैं। और अत्यंत कम, जब 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है तो वह कहलाते हैं अत्यंत कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा इसमें वृष्टि छाया वाले क्षेत्र और एक बहुत अधिक ऊंचाई, बहुत अधिक अक्षांशों पर जो है ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास वहां वर्षा कम होती है। अब निरंतर वर्षा कहाँ कहाँ होती है, पूरे साल ही वर्षा कहाँ कहाँ होती है, विषुवतीय क्षेत्र में और ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में लगभग 60 डिग्री के आसपास तक वहाँ निरंतर वर्षा होती है वर्ष भर। फिर मौसमी वर्षा मानसून के समय, तो भारत बड़ा क्षेत्र है मानसून के समय, और दक्षिण पूर्व एशिया जो है यहाँ भी मानसून से ही वर्षा होती है। फिर है अल्प वर्षा, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है वह अल्प वर्षा होती है। तो इसी के साथ अपना एक और अध्याय जो है, जो था वायुमंडल में जल, वो यहीं समाप्त होता है। धीरे धीरे कर अपन कोर्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप ये चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि आपका कोर्स जो है समय पे पूरा नहीं होगा। पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका कोर्स जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या उससे भी कम समय में करवा दिया जाए। अगर मैं नहीं भी करवा पाता हूँ समय पर कोर्स, तो हमारे पास और भी टीचर्स हैं, उनकी अलग से क्लास जो है आपके टॉपिक है उसकी लगवा दी जाएगी। प्रयास यही रहेगा कि मेरे द्वारा ही पूरा कोर्स करवाया जाए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी का कमेंट आया था कि ये जो है बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक पढ़ा दिया जाए, तो अभी
थोड़ा सा मैं बिजी हूँ शेड्यूल में। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं पूरा प्रयास करूँगा कि पहले अपन वो टॉपिक पढ़ें और उसके बाद में जो है सारे टॉपिक करवा दिया जाए। अभी अपन देखें तो एक एक टॉपिक के अलावा वायुमंडल से संबंधित जो भी अपन ने चर्चा की थी, जो भी अपने टॉपिक्स हैं वो यहाँ पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद है कि अपन धीरे धीरे साथ में अध्ययन करते हुए इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।